हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे और आप अपनी पढ़ाई में लगे रहे होगे। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा 15th लेक्चर होने वाला है। और इसमें हम लोग जानेंगे असामान्य मूलक द्रव्यमान। ठीक है, असामान्य मूलक द्रव्यमान को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आप अच्छा लगे, ठीक है, पूरा वीडियो देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपना कमेंट हमें जरूर भेजें। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट भेजें। और आपको कोई भी इस वीडियो में कोई भी पार्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, तो हमें बता सकते हैं, उस पर हम छोटा सा वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है असामान्य मूलक द्रव्यमान। ठीक है, तो ये असामान्य मूलक द्रव्यमान क्या होता है और मूलक द्रव्यमान, ठीक है, किसी भी पदार्थ का या किसी भी यौगिक का जो अणुभार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका मूलक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, रसायन की भाषा में क्या कहते हैं, मूलक द्रव्यमान कह लो या अणुभार कह लो। ठीक है, बात दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें NaCl की, किसकी, NaCl की, हम जानते हैं कि जो NaCl का अणुभार होता है वो कितना होता है, Na का कितना होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5। ठीक, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना आता है 58.5। ठीक है, कितना आता है 58.5। ठीक है, 5 ग्राम पर मोल। ये क्या हो जाएगा, हमारा NaCl का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, अब असामान्य क्या हो जाएगा, ये कैसा हो गया हमारा, ये तो हमारा सामान्य अणुभार हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, सामान्य अणुभार हो गया। ये जो सामान्य अणुभार है ये हमारा कब असामान्य अणुभार बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, जब हम किसी विलयन में, किसी विलायक में इसको डालते हैं, किसको डालते हैं, जब हम किसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ को डालते हैं तो विलेय पदार्थ क्या करता है, उस विलायक में इसकी दो केस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, दो केस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम इसको इसमें डालेंगे तो एक तो क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार क्या हो जाएगा, इसका डिसोसिएट। ठीक है, डिसोसिएट मतलब इसका विघटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विघटन। ठीक है, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। दूसरा अगर हम यहीं पर ले लें एक और दूसरे की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमने एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, CH3COOH, ये क्या करता है, इस तरह के जो हमारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें संगुणित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसमें संगुणन हो जाएगा। संगुणन मतलब एसोसिएशन, क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। अब देखो यहाँ पर हमने क्या डाला था, NaCl डाला था, क्या डाला था, Na और Cl, ये वियोजित होकर हमें क्या देता है, Na प्लस का देता है और Cl माइनस का देता है। क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर देखो कितना मोल है हमारे पास, NaCl का कितना मोल है, 1 मोल। जब इसको हमने विलायक में डाला गया तो ये टूट कर कितने मोल बनाता है, यहाँ 1 मोल हमारे पास किसका है, 1 मोल हमारे पास Na प्लस का होगा और 1 मोल हमारे पास किसका होगा, Cl माइनस का होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो मोल होंगे अब हमारे विलेन में वो कितने होंगे, 2 मोल होंगे। कितने होंगे, 2 मोल होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मोलों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितना था मोल पहले हमारे पास 1, अब कितना हो गया 2। अब हम जानते हैं कि इससे पहले हमने जो पढ़ा था विलेनों के अणुसंघ गुणधर्म, ठीक है, क्या पढ़ा था, विलेनों के अणुसंघ गुणधर्म, वो हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। सबसे पहले हमने बात की थी नंबर 1 क्वथनांक का उन्नयन, क्या पढ़ा था, और उससे पहले हमने पढ़ा था वाष्प दाब एवं उसका आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा था हिमांक में अवनमन। और फोर्थ वाला क्या था, फोर्थ हमारा क्या था, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या, परासरण और उसका परासरण दाब, क्या था हमारा, परासरण और परासरण दाब। तो ये 4 हमने किसमें पढ़े थे, ये 4 हमने पढ़े थे अणुसंघ गुणधर्म में। किसमें पढ़े थे, अणुसंघ गुणधर्म में। ठीक है, तो विलेन के जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सीधे डिपेंड करते हैं किस पर, विलेय पदार्थ के, विलेय के कणों की संख्या पर। ठीक है, तो विलेन के अणुसंघ में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, विलेन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय पदार्थों की संख्या पर या विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे विलेन के अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो क्या था हमारा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या था, अणुसंघ गुणधर्म, अणुसंघ गुणधर्म। तो ये जो हमारा अणुसंघ गुणधर्म होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलेय पदार्थ के कणों की संख्या के। ठीक है, किसके, विलेय पदार्थ के कण। ठीक है, विलेय पदार्थ के कणों की संख्या। ठीक, मतलब क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर किसी विलेन का अणुसंघ गुणधर्म ज्यादा है, ठीक है, अणुसंघ गुणधर्म ज्यादा कब होगा, जब उसमें विलेय के कणों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी,
विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होगी। यहाँ देखो विलेय के कण कितने, मतलब विलेय का मोल कितना है 1, और यहाँ पर कुल कितने हो गए 2। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जब इनको हमने विलायक में डाला है तो विलायक में क्या हो रहा है, विलीन बन गया, और उस विलीन में हमें कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, अब कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, 2 पार्टिकल मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विलेय के कणों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ विलेय के कणों की संख्या लिख दो, या क्या लिख दो, विलेय के मोल। ठीक है, क्या हो जाएगा, विलेय के मोल। ठीक है, तो ये दोनों अणुसंघ गुणधर्म क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अगर किसी पदार्थ किसी विलयन में विलेय के कणों की संख्या ज्यादा है तो क्या होगा, उसका अणुसंघ गुणधर्म भी ज्यादा होगा। क्या होगा, उसका अणुसंघ गुणधर्म भी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमने CH3COOH ले लिया, इसका क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एसोसिएशन। तो इसमें क्या होगा, ये क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है, CH3 और COOH। ठीक है, डाइमर क्यों बना लेता है, क्या रीजन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखो अणु कितने रह गए, हमने कितना डाला था, CH3 और COOH। तो ये दो मिलकर क्या बनाता है, CH3 और COOH। ठीक है, इसका क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा। डाइमर मतलब जब छोटी छोटी 2 इकाइयां मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है तो उसे हम कहते हैं डाइमर। ठीक है, कितनी इकाइयां होंगी, 2, 3 होंगी तो बन जाएगा ट्राइमर, 4 होंगी तो बन जाएगा टेट्रामर। ठीक है, तो 2 बना रहा है, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो इसके लिए हमें इधर भी कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो हमने 2 मोल लिए हैं, कितने मोल लिए हैं, 2 मोल हमारे पास है CH3COOH के, और यहाँ पर कितना मोल है हमारे पास, 1 मोल। कितना मोल है हमारे पास, 1 मोल है। ठीक है, तो ये कहानी किसकी, एसोसिएशन की, और ये वाली कहानी किसकी, डिसोसिएशन की। ठीक है, अब इस वाले विलयन में हमारे जो विलेय पदार्थ है उसके मोलों की संख्या या उसके कणों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके कणों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मोल बढ़ रहे हैं, यानी कि कणों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कणों की संख्या जब कम हो रही है तो क्या हो रहा है, मोल उसके घट जाएंगे। क्या हो जाएगा, उसके मोल घट जाएंगे। अब देखो इसका अणुसंख्य की अगर हम बात, इसके अणुभार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका अणुभार मान लो हमारा क्या है, x। कितना है, इसका अणुभार अगर हमारा x है तो इसका अणुभार कितना होगा, इसका मोल कितना है, इसका मोल हमारे पास कितना है, 1 मोल है। ठीक है, कितना है, इसका 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल के लिए इसका कितना हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। यहाँ कितने मोल है, 2, क्योंकि 1 का 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो इसका जो सामान्य होगा वो कितना होगा, इसका सामान्य कितना होगा, 120। ठीक है, और ये कैसा है, ये है हमारा असामान्य। ठीक है, तो ये चीजें केवल हमने बात की थी। ठीक है, समझा था, लेकिन अब हम इसके बाद एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, क्या था हमारा सामान्य, क्या होता है, जो हमारा कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, कौन सा होता है, जिसको हम उसकी सामान्य अवस्था में निकालते हैं। ठीक है, और असामान्य क्या होता है, जब वो विलयन में जाता है, विलयन में जाने के बाद हम देखते हैं कि उसके जो अणु हैं, उसके जो पार्टिकल हैं विलेय पदार्थ के, वो डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, जब डिसोसिएट होंगे तो क्या असर पड़ेगा उसके अणुभार पर, और जब हमारे एसोसिएट होंगे तो क्या असर पड़ेगा उसके अणुभार पर। ठीक है, तो इसके बाद ये आपने सामान्य जानकारी जान ली। ठीक है, इनको याद रखना, 4 प्रकार के हमने अणुसंघ गुणधर्म पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने वाष्पदाब एवं वाष्पदाब का अपेक्षिका वनवन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हमने पढ़ा था हिमांक में वनवन, और चौथा हमने पढ़ा था परासरण एवं परासरण दाब। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे क्या थे, अणुसंघ गुणधर्म थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ये केवल आपको बेसिक जानकारी थी, जो कि ये पढ़ते समय आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जो असामान्य मौल द्रव्यमान होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विलयन के, ठीक है, विलयन के अणुसंघ गुणधर्म की सहायता से, ठीक है, या विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के द्वारा क्या करते हैं हम, जो अणुभार ज्ञात करते हैं। ठीक है, विलयन के अणुसंघ गुणधर्म द्वारा, ठीक है, परिकलित किया हुआ मौल द्रव्यमान, ठीक है, असामान्य मौल द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, किसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं, ये जो हमारा असामान्य मौल द्रव्यमान होता है, ये कह रहा है विलयन के अणुसंघ गुणधर्म द्वारा, ठीक है, परिकलित मौल द्रव्यमान उस पदार्थ का असामान्य मौल द्रव्यमान कहलाता है, जो कि हर केस में आपका, हर केस में, ठीक है, सैद्धांतिक मान या आपका प्रायोगिक मान से कैसा होगा, भिन्न होगा। ठीक है, या तो कम होगा या कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो किस तरह से ज्यादा होता है, बस भाई हमको क्या करना है, पढ़ना है। किसके द्वारा निकालना है, ये अणुसंघ गुणधर्म के द्वारा। ठीक है, और अणुसंघ गुणधर्म हमने 4 प्रकार के पढ़े हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, जैसे मान लो क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू हमारा क्या होता है, केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या होता है हमारा 1000 अपॉन में हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। ठीक
ठीक है, ये जो कैपिटल डब्ल्यू ये हमारा किसका है, विलायक का भार है। तो ये डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म ही तो है, क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, जिसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब आपको केवल यही याद रखना है सीपी। ठीक है, सीपी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है, विलेन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जब भी हम अणुसंख्य लिखेंगे उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम लेंगे। ठीक है, अब देखो जब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से, ठीक है, किससे, अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से किसी भी विलायक का द्रव्यमान हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो द्रव्यमान आएगा वो कैसा आएगा, असामान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका M2 लिखा हुआ है, ये जो आपका M2 लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा अणुभार, यहाँ इसको कहेंगे मोलर द्रव्यमान। क्या है ये हमारा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये मोलर द्रव्यमान या अणुभार हम देखो किसकी सहायता से निकाल रहे हैं, अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से हम निकाल ले रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर द्रव्यमान के। कैसा है, ये जो है हमारा टीवी वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर द्रव्यमान के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ आप इतना लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी विलायक का मोलर द्रव्यमान अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से, अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, मतलब क्या हुआ, किसी का भी हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं किसकी सहायता से, अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से। क्योंकि जो अणुसंख्य गुणधर्म का फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, उसमें मॉलिक्यूलर मास आता है, क्या आता है, उसमें मोलर द्रव्यमान आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका अणुभार को ज्ञात कर लेते हैं। ये आपको दे रखा होगा डेल्टा टी या क्वथनांक में कितना अवनमन हुआ है, ठीक है, या कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको दे रखा होगा। ठीक है, डेल्टा टी भी होगा तो क्या होगा, उन्नयन होगा, डेल्टा टी एफ होगा तो क्या होगा, अवनमन होगा, वो आपको दे रखा होगा। डेल्टा की भी और के बी के मान दे रखा होगा, और विलेय कितना घोला गया वो दे रखा होगा, कौन सा विलेय घोला गया उसका नाम नहीं दे रखा होगा, केवल ये कह दिया होगा कि इतना ग्राम ठोस को इतने ग्राम पानी में या इतने ml पानी में घोला जाता है। ठीक है, तो वही उसका नाम नहीं दे रखा होगा। ठीक है, इतने ग्राम किसी ठोस पदार्थ को, और ये 1000, ये यहाँ पर क्या आता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, किसमें होगा आपका, किलोग्राम में। ठीक है, ये कैपिटल डब्ल्यू है। तो ये जो हमारा होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, ये किसके बराबर होता है, ये होते हैं मोल। क्या होते हैं, मोल किसी चीज के। ठीक है, इंटू 1000 लिखा हुआ है, अपॉन नीचे क्या हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम मोलरता निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, उसकी मोलरता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको उठाकर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया, बाकी कैपिटल डब्ल्यू आ गया आपका। ठीक है, ये आपको मिलेगा दूसरे या पहले चैप्टर में, दूसरे या पहले वीडियो में पढ़ने को, जहां पर हमने मोलर सांद्रता के बारे में पढ़ा है, मोलरता कैसे निकालते हैं, मोलरता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म द्वारा परिकलित मोलर द्रव्यमान। ठीक है, विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म द्वारा परिकलित मोलर द्रव्यमान जो होता है वो हमारा क्या होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो कि सैद्धांतिक या प्रायोगिक मान से भिन्न होता है, या तो कम होगा या कैसा होगा हमारा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अणुसंख्य गुणधर्म हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपका ये हो जाएगा, डेल्टा टी एफ की जगह पे यहाँ पर के एफ बन जाएगा, वो हमारा किसका हो जाएगा, हिमांकन अवनमन का। ठीक है, बात सब में एक ही है। ठीक है, सभी में अणुभार आता है आपका। ठीक है, अब कह रहा हम जानते हैं कि किसी विलायक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। पर विलायक का नहीं ज्ञात करना है, किसका करना है हमें, किसी विलेय का। ठीक है, जो हमने विलेय पदार्थ लिया है उस विलेय पदार्थ का हमें क्या करना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ग्लूकोज गोला है तो उसमें नाम नहीं देगा कि इतना ग्राम ग्लूकोज गोला है, जब ग्लूकोज का नाम दे रखा होगा तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको नाम नहीं दे रखा होगा। ठीक है, चलिए ये कहानी होगी हमारी थोड़ी सी, इसको आप क्या करेंगे, डेफिनेशन के तौर पर समझने के तौर पर हम इसको लिख सकेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अणुसंख्य गुणधर्म, क्या लिखेंगे यहाँ, अणुसंख्य
गुणधर्म, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी लिखेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलेय के कणों की संख्या के, किसके, विलेय के कण, ठीक है, विलेय के कणों की संख्या, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात ये क्या हो सकता है, उसके मोल भी हो सकते हैं, ठीक है, क्या, मोल, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे अवसंक गुणधर्म, यानी कि जो सीपी होता है वो उसके मोल के संख्या के बराबर हो सकता है, ठीक है, किसके, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या के बराबर। अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो अवसंक गुणधर्म भी तो बढ़ेगा, क्या होगा, अगर कणों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो अगर आपका अवसंक गुणधर्म बढ़ेगा कब, जब कणों की संख्या या मोल की संख्या बढ़ेगी, तब क्या होगा, आपका अवसंक गुणधर्म का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अवसंक गुणधर्म का फार्मूला आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। जैसे KCl की बात करते हैं, अभी हमने जो लिया था, मान लो इसमें क्या है आपका KCl है, क्या है आपका KCl, तो इसमें K प्लस और Cl माइनस होगा, ठीक है। ये कब की बात है, जब इसका क्या हो गया है, वियोजन हो गया, क्या हो गया, जब इसका वियोजन हो गया, और वियोजन से पहले इसका जो व्यवहार होगा वो कितना होगा, K का कितना होता है 39 प्लस 35.5, ठीक है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 3 6 और 1 7, ये आ जाएगा आपका 74.5, ठीक है। मतलब K और Cl इक्वल टू क्या है हमारा, K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। यहाँ कितना है, 1 मोल। इसका जो सामान्य अणुभार है कितना है, सामान्य अणुभार है वो कितना है हमारा 74.5। इसमें कितने मोल है, इसमें हमारे पास 2 मोल है, कितने मोल है, 2 मोल है, ठीक है। तो इसका जो अणुभार होगा वो इसका 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये कौन सा होगा हमारा, असामान्य, असामान्य मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, किसका, इसका, ठीक है, सामान्य वाले का। अर्थात यहां से कितना आ जाएगा, 74.5 इंटू 1/2, कितना बचेगा, 74.5/2। इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 3 6 और 2 7 14 और 25 दूनी 50, ये आएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, असामान्य, क्या कहेंगे, असामान्य। कैसा होगा ये, असामान्य। इसको हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे, आप इससे भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ जो भी इसका मान आएगा वो कैसा आएगा, हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा हमारा, जो कि हमारा सामान्य मोलर द्रव्यमान से कैसा होगा, भिन्न होगा, ठीक है, कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा था बेसिक था, ठीक है। क्या लिखेंगे, अर्थम गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विलेय के कणों की संख्या। यहाँ पर हमारा जो विलेय पदार्थ है, ठीक है, पहले डिसोसिएशन होने से पहले कितना मोल है, 1। मोलों की संख्या देखो बढ़ गई, क्या हो गया, मोलों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो अर्थंग गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, उस विलेय का बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उस विलेय का अर्थंग गुणधर्म भी बढ़ जाएगा। तो याद रखना, मोल जैसे बढ़ेंगे उसका अर्थंग गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे थोड़ी सी हम और चलाएंगे इसको, कहानी को। अब देखो, विलेय का जो अर्थंग गुणधर्म होता है, या विलेय में विलेय का जो हमारा मोल द्रव्यमान होता है, ठीक है, क्या होता है, विलेय में विलेय का जो मोल द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है। अतः ये पढ़ा होगा आपने, अर्थंग गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है। यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है, ये m, मतलब तो क्या हो गया, ये m जो है वो इसके कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, यानी कि 1/, मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा एक फार्मूला, यानी कि जो हमारा अर्थंग गुणधर्म होगा वो कैसा होता है, मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। या इसको यहाँ पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जो होगा वो अब किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, सीपी के, यानी कि अर्थंग गुणधर्म के, ठीक है। तो ये भी कहानी हमारी यहाँ से बन जाएगी। या क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, सीपी के। अर्थात सीपी जब बढ़ेगा तो मोलर द्रव्यमान घटेगा, समझ आ रहा है, सीपी जब बढ़ेगा तो मोलर द्रव्यमान घटेगा, और मोलर द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो सीपी क्या होगा, घटेगा। दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे अभी हमने देखा था, अभी KCl वाला जो हमने लिया था, KCl वाला, यहाँ पर क्या हुआ, Cl माइनस और K प्लस।
कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। कितने मोल हो गए, 2। कितना मोल है, 1 मोल है, ठीक है। कितना मोल है, 1 मोल है, ठीक है। मोलों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। मोलों की संख्या या आयनों की संख्या, ठीक है, या उसके परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो विलेय के कणों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर विलेय के कण कितने थे, यहाँ पर विलेय के कण 1 थे, मतलब 1 मोल था। यहाँ पर कितने कण हो गए, 2, मतलब 2 मोल हो गए, ठीक है। 1 मोल में जो हमारा Na होता है, ठीक है, क्या होता है, Na एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे हम बात करते हैं ना 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, वैसे ही रसायन की भाषा में किसी ये क्या होती है, पदार्थ की मात्रा को बताता है। मतलब 1 मोल में कोई चीज इतनी होती है, क्या होती है, 1 मोल में कोई चीज इतनी होती है, तो इतने कण हो जाएंगे 1 मोल में, ठीक है। तो यहाँ 2 मोल है, जब यहाँ पर 2 मोल है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 0.622 गुना 10⁻23 में कितना कर दो, 2 गुना कर दो। तो यहाँ पर कणों की संख्या क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है, मतलब बढ़ रही है। जब कणों की संख्या बढ़ेगी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब बढ़ेगी तो मोल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा है Cp, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, जब ये बढ़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, बढ़ेगा, तो मूलक द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पर मूलर द्रव्यमान क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। सीपी बढ़ रहा है, सीपी कब बढ़ेगा, जब विलेय के और कणों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर विलेय के कण कितने हो गए, 2 गुने हो गए। यहाँ पर विलेय के कण कितने, 1 गुने, मतलब 1 मोल तो इतने, और 2 मोल तो उसका 2 गुना हो जाएगा। तो कण देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं विलेय के, ठीक है। जब विलेय के कण बढ़ेंगे तो क्या होगा, गुणधर्म बढ़ेगा, अर्थसंघ गुणधर्म बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि जो अर्थसंघ गुणधर्म होता है वो मूलक द्रव्यमान के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात जब अर्थसंघ गुणधर्म बढ़ेंगे तो मूलक द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखो जब मूलक द्रव्यमान आपका क्या होगा, मूलक द्रव्यमान कम होगा तो अर्थसंघ गुणधर्म बढ़ेंगे, और अर्थसंघ गुणधर्म घटेगा तो ये मूलक द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। विपरीत होता है। तो हमने लिखा है कि अर्थसंघ गुणधर्म बढ़ेगा तो मूलक द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था इसका कितना था, अभी हमने लिखा था इसका कितना था, 74, कितना था, 74.5 सामान्य वाला, ठीक है। कैसा था, सामान्य मूलक द्रव्यमान। और यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर हमारा कितना आया था, हमने डिवाइड कर दिया था 2 से, ठीक है। कितना आया था, 34.25। ये कैसा था हमारा, असामान्य मूलक द्रव्यमान, ठीक है। कैसा था, असामान्य मूलक द्रव्यमान, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो सामान्य होता है और असामान्य मूलक द्रव्यमान होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। चलो इसको हम मिटाते हैं। विलेय का जो मूलक द्रव्यमान होता है उसके परिवर्तित होने के कुछ रीजन है, ठीक है। वो क्यों परिवर्तित होता है, ठीक है, ये बदल रहा है, ठीक है। सामान्य कितना था हमारा 74.5 और ये बन कितना गया 34.25। इसके कम या ज्यादा होने का रीजन क्या है वो हम लोग यहाँ पर अब पढ़ेंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि हमारा जो असामान्य मूलक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, विलेय का मूलक द्रव्यमान परिवर्तित होने के कारण निम्न है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है किसी भी विलेय पदार्थ का जो मूलक द्रव्यमान है वो बदल जाता है। जब वो कम हो जाएगा या वो ज्यादा हो जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, असामान्य मूलक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। किस केस में ये कम होता है और किस केस में ज्यादा होता है वो हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके 2 केस होते हैं। एक तो क्या होता है, जो हमने विलेय पदार्थ लिया है जब हम उसको किसी विलायक में डालेंगे तो एक तो क्या हो जाएगा, उसका संगुणन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, या तो उसका संगुणन हो जाएगा, संगुणन मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलकर, ठीक है, या 3 मॉलिक्यूल मिलकर या 4 मॉलिक्यूल मिलकर। जब 2 मिलेंगे तो 1 बनेगा, उसे हम कहेंगे डाइमर। 3 मिलेंगे और 3 मिलकर 1 बनाएंगे, उसे हम कहेंगे ट्राइमर। 4 मिलकर अगर 1 बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रामर, ठीक है। तो क्या इसमें क्या होगा, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, इसमें जो हमने विलेय पदार्थ डाला है किसी विलायक में उसमें क्या हो रहा है, विलेय के कणों का, ठीक है, या विलेय के अणुओं का संगुणन हो जाता है। जब संगुणन हो जाएगा तो उसका मूलक द्रव्यमान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। संगुणन होने पर मूलक द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। कैसा हो जाएगा, मूलक द्रव्यमान
ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कब? जब उनका संगुणन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संगुणन की बात करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे हम? संगुणन। तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे हम संगुणन। नंबर 1, विलेय के अणुओं का संगुणन। एक तो क्या हो जाएगा? विलयन में उनका संगुणन हो जाएगा, ठीक है। एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब उनका क्या हो जाएगा? विलयन में संगुणन। संगुणन का मतलब क्या होता है? जब दो आपस में मिल जाए, एक बना ले तो डाइमर। जैसे मान लो ये ए बी, ये ए बी हमने क्या करा? विलयन में डाला। ए बी क्या करा? हमने विलयन में डाला। और दो ए बी मिलकर, कितने? दो ए बी मिलकर क्या कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ दो ए बी, दो ए है और दो बी है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसके 2 मोल ले लेंगे। यहाँ पर दो मोल है। कितने मोल है यहाँ पर? 2 मोल। बट यहाँ पर जो ए बी का है वो कितना मोल है? ए बी का हमारे पास 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? 2 मोल लिए हैं। इन 2 मोल में अगर हम बात करें ए बी के अणुभार की, तो ए बी का जो अणुभार मान लो हमारा कितना है? x है। कितना है हमारा? x है, ठीक है। यहाँ पर जाके कितना हो जाएगा? भी 2 है, तो यहाँ पर जाके कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2x। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा? जो मोलर द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। बस यही आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। और भार या मोलर द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें होता क्या है? जब किसी विलेय पदार्थ को क्या करते हैं? जब किसी विलेय पदार्थ को किस में मिलाते हैं? किसी विलायक में मिलाते हैं। जो हमारा विलायक होगा वो कैसा होगा? मोस्टली नॉन पोलर होगा, ठीक है। याद रखना है कैसा विलायक होगा? नॉन पोलर या अध्रुवीय, ठीक है। जब ऐसे विलायक में मिलाया जाता है तो अणु क्या कर लेते हैं? संगुणन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अणु संगुणन कर लेते हैं, जिस कारण विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। क्या होता है? जिस कारण विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। जब विलेय के अणुओं की संख्या घट जाएगी, पर हम जानते हैं कि हमारा ये जो होता है अणुसंघ गुणधर्म जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलेय के कणों की संख्या पर। जब ये संख्या कम हो जाएगी तो अणुसंघ गुणधर्म भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। जब अणुसंघ गुणधर्म कम हो जाएगा तो मोलर मास क्या हो जाएगा? अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। क्या करते हैं इसमें? जब क्या लिखेंगे? जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक, ये जो विलायक है वो कैसा होगा? नॉन पोलर। कैसा होगा? नॉन पोलर, यानी कि अध्रुवीय। कैसा होगा? अध्रुवीय, ठीक है। विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है तो विलेय के अणु आपस में संगुणन करके, क्या करके? संगुणन करके, ठीक है। क्या बना लेते हैं? डोमर, ठीक है, जिसे हम डाइमर कहते हैं, टोमा ट्राइमर, टोमा टेट्रामर, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। डायमर का मतलब क्या होता है? जब 2 मिलकर 1 बना रहे होंगे, ठीक है। ये डायमर कब बनेगा? मान लो जैसे अभी हमने लिया ना CH3 COOH, ये मिलकर क्या बनाएगा? ये 2 मिल जाएंगे और COOH का क्या करेंगे? एक संगुणन कर देंगे, ठीक है। तो हमें इसके 2 चाहिए होंगे। हमने 1 डाला था, 1 मोल डाला था किसका? CH3 COOH का, ठीक है। अलग अलग डाला था, ये दोनों आपस में, ये 1 डाला था लेकिन विलयन में जाते ये 2 क्या करे? आपस में क्रिया करेगा और दोनों ने क्या बना लिया? डायमर बना लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो आप पानी में चीनी डालते हो, नमक डालते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एक ही पार्टिकल डालोगे उसका, ठीक है। एक चुटकी डालोगे चीनी का, एक आप अणु डाल दोगे, ठीक है, तब भी उसमें क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल होंगे। वही क्या करते हैं? आपस में संगुणन कर जाते हैं, ठीक है। अब ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। क्या है? आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, जिसे हम सिरके का अम्ल कहते हैं। अगर आपने इसकी 1 बूंद भी डाल दी तब भी उसमें ये CH3 COOH कितने होंगे? बहुत सारे होंगे।
जो कि आपस में क्या करेंगे, दो मर बना लेंगे, ठीक है, 2 मर बना लेगा, 3 मर बना लेगा और 4 मर बना लेगा, ठीक है, डाइमर टेट्रामर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डाइमर, क्या हो गया, डाइमर। और जब ये 3 मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, 3, CH3 COOH का होल थ्राई, इसे कहेंगे ट्राइमर, क्या कहते हैं, ट्राइमर। जब ये ट्राइमर बनाएगा तो ये कितने भाग लेंगे, इसके 3 भाग लेंगे। और जब ये 4 बना लेगा, कितने बना लेगा, जब ये टेट्रामर बना लेगा, यानी कि CH3 COOH का होल 4, तो इसके कितने चाहिए होंगे, हमें 4 चाहिए होंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हमारा विलेय पदार्थ है उसके कणों की संख्या क्या हो रही है, देखो विलेय के अणु आपस में संगुणन कर लेते हैं, ठीक है, द्विमर बना लेते हैं, जिस कारण द्विमर बनाते हैं, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, जब वो द्विमर बना लेंगे, ठीक है, जब हमने 2 डाले और 2 मिलकर 1 बना लिया, तो क्या होता है उसमें, तो बनाते हैं, जिससे विलयन में विलेय के कणों, ठीक है, कणों या अणुओं की, ठीक है, कणों या अणुओं की संख्या, कणों या अणुओं की संख्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, कणों की अणुओं की संख्या जब कम हो जाएगी, अर्थात उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। जब अणुओं की संख्या या कणों की संख्या कम हो जाती है तो क्या होता है, क्या लिखेंगे, अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम हो जाती है, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा CP होता है, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब विलेय के कणों की संख्या कम हो जाएगी, और इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि हमारा जो मोलर मास होता है, क्या होता है, हमारा जो मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान जो होता है हमारा, ठीक है, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, ठीक। ये कहानी हमको कहां से मिली है, ये कहानी हमको यहां से और यहां से मिली है, ठीक है। जब विलेय पदार्थ के कणों की संख्या कम हो जाती है, अर्थात विलेय पदार्थों की संख्या, कणों की संख्या कम, अर्थात उसका जो अणुसंघ गुणधर्म है वो भी कम हो जाता है। जब अणुसंघ गुणधर्म का मान कम हो जाएगा तो इसका मान बढ़ जाएगा। ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं। CP अगर आपका कम होगा तो मॉलिक्यूलर मास आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। CP अगर आपका बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CP क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है, CP का मान भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो CP का मान कम होने से मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हमारा कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। अतः मोलर मास बढ़ जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी डायग्राम पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इधर को हम मिटा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और संघ गुणधर्म जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, विलेय के कणों की संख्या के, ठीक है, किसमें, विलेय में, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम यहां से बात करें, जैसे डायमर कैसे बनाता है, ठीक है, कैसे बनाएगा, उदाहरण के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, CH3 COOH प्लस किसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है, C6 और H6, ठीक है। तो बेंजीन हमारा क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है हमारा, एक नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय विलायक है। और ये क्या हमारा, विलेय है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को जब इसमें डाला जाता है, और आप इसका और भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया आपका, ठीक है, और बेंजीन हो गया, बेंजोइक एसिड और बेंजीन, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या होगा, इसी का एग्जाम्पल होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको जब हम पानी में डालते हैं, किस में डालते हैं, पानी में, यानी कि CH3
और COOH किस में डालते हैं, जल में। ठीक है, जब हम इसको जल में डालते हैं तो ये करता क्या है, ये संगुणन कर जाता है और बना देता है CH3COOH का होल ट्वाइस। क्या बना लेगा, CH3COOH का होल ट्वाइस। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, वहां पर हमने कितना डाला था, एक डाला था, 1 मोल हमने लिया, और यहाँ पर कितने बन गए, 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलकर 1 बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बराबर करने के लिए हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चला कि इसके मोल अब कितने यूज हुए, इसके 2 मोल यूज हुए। कितने मोल यूज हुए, 2 मोल। और इसका कितना मोल बन रहा है, इसका बन रहा है अभी 1 मोल। कितना बन रहा है, 1 मोल। अब हम जानते हैं कि 1 मोल में हमारे जो अणु होते हैं या हमारे जो कण होते हैं वो कितने होते हैं, 6.022 10⁻23। और 2 मोल में कितने हो जाएंगे, दुगने। 1 में कितने हो जाएंगे, आधे। मतलब यहाँ मोलों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, अर्थात विलेय पदार्थ के कणों की संख्या कम हो रही है। क्या हो रहा है, विलेय पदार्थ के कणों की संख्या इसमें कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिखें सामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान किसकी बात करेंगे, जब हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तब की बात है। कितना था वो हमारा होता है 60। ठीक है, कितना होता है, 60। ठीक है, हम जब ये डायमंड बना लेगा तो मजबूरन हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसका क्या होगा, इसका कैसा होगा, असामान्य, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब देखो ये जो असामान्य मोलर द्रव्यमान होगा वो कैसा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा। देखो इसके कितने मोल है हमारे पास, 2 मोल है, 2 मोल है। ठीक है, और इसका कितना मोल है, 1 मोल। मतलब विलयन में जो हमारे विलेय पदार्थ है उसके अणुओं की संख्या कम हो रही है। क्या हो रहा है, विलयन में विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, अर्थात घट रही है। 1 मोल है, यहाँ पर कितना था, 2 मोल। कितने मोल है, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। और Na बराबर कितना होगा, 6.022 गुणा 10 की घात कितना होता है, 2-3। जब 2 मोल है तो क्या करेंगे, इसकी 2 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, Na बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। यानी कि ये अणुसंघ ऊर्ध्वम, ये क्या हो जाएगा, हमारा जो Na है वो 2 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1 मोल के लिए अगर हम Na का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.022 गुणा 10 की घात 23। यहाँ पर जो हमारे अणुओं की संख्या वो कितनी है, इतनी। और यहाँ पर जो अणुओं की संख्या वो कितनी है, डबल है। कितनी है, डबल है। ठीक है, अर्थात अब इसमें क्या होगा, जो हमारा मोलर द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब कि उसका आधा रह जाएगा। कितना रह जाएगा उसका, सॉरी 2 गुना, क्योंकि कितने हमारे पास, 2 है हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, किसका, इस वाले का। यहाँ पर हम 1 की बात कर रहे थे तो 1 का कितना है भाई, यहाँ पर ऐसे करने से पहले हमने केवल इतना ही तो डाला था, ये मिलकर खुद 2 बना लिया, तो मजबूरन हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका अगर हम निकालेंगे तो किसका है, कितना आएगा, इसका असामान्य मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 120। कितना आएगा, 120। ठीक है, इनको आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 गुना हो कैसे जाता है, अभी देखो क्या करा हम ये तो जानते हैं भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हो, अगर जानते हो तो बताओ। ऊपर हमने सबसे पहले क्या लिखा था, हमने सबसे पहले ये लिखा था कि जो हमारा सीपी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, किसके, विलेय के कणों की संख्या की। ठीक है, विलेय के कण, यानी कि विलेय के कणों की संख्या के बराबर होता है हमारा सीपी। तो विलेय के कणों की संख्या के बराबर अगर हमारा सीपी है, और हमें क्या बताता है, और हमें ये बताता है कि जो हमारा मोलर द्रव्यमान है, क्या है, मोलर द्रव्यमान है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, सीपी के। किसके, सीपी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये लाइन क्या करना है आपको, यहीं पर नोट करनी है। जब इसमें देखो कणों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है ना। जब कणों की संख्या कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 2 थे, कितना रह गया, 1, मतलब आधी कम हो गई। कितनी कम हो गई, आधी। ठीक है, तो जब कणों की संख्या आधी कम हो जाएगी तो उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर 1/3 हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, 1 मतलब 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलेय के कणों की संख्या, क्या लिखेंगे, विलेय के कणों की संख्या संख्या कितनी हो गई, 2 से 1 हो गई, मतलब कितनी हो गई, 1/2 हो जाती है। कितनी हो गई, 1/2। तो मोलर क्या होगा, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, कितना, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर कितना होगा, हो गया हमारा आधा हो गया। ठीक है, पहले कितने थे, 2 मोल थे, कितने रहेगा 1, अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होगी, आधी। जब ये आधी हो जाएगी तो सीधे डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के एंटी है। ठीक है, विपरीत है। ठीक है, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर 1 पॉइंट घटेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर 1 पॉइंट घटेगी तो ये 1 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आधी बढ़ रही, आधी घट रही है, 2 से कितना रह गया, 1 रह गया, मतलब आधा घट गया। उसके अणुओं की संख्या कितनी होगी, आधी कम होगी। तो जब ये आधा कम हो जाएगा तो ये सीधे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, किसकी कहानी है ये, हमारी वियोजन के अणुओं का संगुणन। ठीक है, विलेय के अणुओं का संगुणन। ठीक है, जब हमने डाले तो वो क्या करते हैं, डायमर बना लेते हैं। अब इनका जो डायमर होता है वो बनता कैसे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, डायमर कैसे बनता है और उसका रीजन क्या है डायमर बनने का, क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखो, हमने क्या डाला, हमने डाला था CH3 और COOH। क्या लिया था, CH3 और COOH। ठीक है जी, हमने लिया CH3 और COOH। इसको हमने किस में डाला, वाटर में डाला। तो ये बनाता क्या है, ये बनाता हमारा CH3 और COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इतना तो आपने जान दिया, लेकिन इसकी कहानी क्या होती है, इसके पीछे की जो घटना है वो किस तरह से घटती है। ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरह से क्या करता है, हमारा HOC और O। ठीक है, और इधर हमारा CH3। एक मॉलिक्यूल हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। ठीक है, एक क्या है हमारा, एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसमें जो लिए हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। अब इनके बीच में घटना क्या होती है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, दूसरे वाले के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्या करता है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अर्थात ये जो दोनों बॉन्ड है, ठीक है, ये जो दोनों बॉन्ड है हमारे, ये कैसे हैं, ये है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिससे ये क्या कर देते हैं, डायमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डायमर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसकी कहानी। ठीक है, तो याद आई, विलेय के अणुओं की संख्या अगर आधी रह जाएगी तो उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, अणुसंघ गुणधर्म, वो भी कैसा हो जाएगा, हमारा आधा हो जाएगा। जब वो आधा हो जाएगा तो मास क्या होगा, मास कैसा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आधा, ये कैसा, सीधे डबल हो जाएगा। ठीक है, ये 1/3 रह जाएगा तो ये सीधे कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी कहानी किसकी, पहला पॉइंट जो बताता है विलेय के अणुओं का संगुणन। ठीक है, संगुणन मतलब ये कर जाना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेना और मिलकर क्या करना, 2 मिलकर एक मॉलिक्यूल देना। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या, संगुणन। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। इसमें क्या लिखेंगे, एक छोटी सी लाइन यहाँ और लिखना चाहो लिख लो, और वरना तो वैसे हमने ये कहानियां सब लिख दी। ठीक है, विलेय के कणों की संख्या 1/2 हो जाती है तो मोलर द्रव्यमान कैसा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, यही लिखना है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा विलेय के अणुओं का वियोजन। क्या लिखते हैं, विलेय के अणुओं का वियोजन। अब वियोजन होगा, वियोजन का मतलब क्या होगा, कोई एक अगर हम डालेंगे, क्या डालेंगे, अगर मान लो हमने 1 मोल डाला, कितने मोल डाला, 1 मोल अगर हमने कोई विलेय पदार्थ डाला, वो टूटकर कितने मोल दे रहा है, वो टूटकर अगर आपके 2 मोल दे रहा है तो समझ लो उसका क्या हो रहा है,
वियोजन हो रहा है, ठीक है, या क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलेय के अणुओं का वियोजन, ठीक है, क्या होगा, वियोजन, ठीक है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन क्या होगा, डिसोसिएशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें मान लो अगर आपने NaCl या KCl की बात करेंगे, तो जब हम NaCl और KCl को किसी भी विलायक में डालते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, तो जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो हम जानते हैं कि NaCl Na+ और Cl- में टूट जाता है, और जब हम KCl को डालते हैं तो K+ और Cl- में टूट जाता है। यानी कि एक NaCl कितने बनाएगा, 2 मोल बनाएगा। एक मोल आपका Na+ का बनाएगा, दूसरा मोल किसका बनाएगा, आपका Cl- का बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अणुओं का वियोजन हो रहा है। जब अणुओं का वियोजन होगा तो जो विलयन होगा उसमें विलय के कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब विलय के कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बढ़ जाएगी तो उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर अणुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है, क्या हो जाता है, अणुओं की संख्या अगर दोगुनी हो जाती है तो उसका जो Cp है वो कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, वो भी हमारा दोगुना हो जाएगा। जब Cp दोगुना हो जाएगा तो भाई ये दोगुना हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, सीधे दोगुना का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, 1/2 रह जाएगा अगर ये दोगुना हो जाएगी। तो हम बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब किसी वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन पदार्थ को जल में घोला जाता है या डाला जाता है, वह वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, ठीक है, अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, ठीक। जब वो अपने आयनों में वियोजित होगा तो क्या होगा, उसमें अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, वियोजित हो जाता है, जिससे विलयन में, सॉरी, जिससे विलयन में कणों की संख्या, कणों की संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, कणों की संख्या बढ़ जाती है। जब भी कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसको हम आगे बात करेंगे। जिससे Cp भी क्या हो जाता है, Cp भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, Cp भी बढ़ जाता है, ठीक है। और अणुसंख गुणधर्म भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, कणों की संख्या बढ़ेगी तो विलयन का जो अणुसंख गुणधर्म होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब अणुसंख गुणधर्म बढ़ जाएगा तो हम जानते हैं कि उसका जो मोलर मास होगा वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितना गुना बढ़ेगा उतना ही गुना वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से घटेगा, और कितना घटेगा वो हम लोग अभी बात करते हैं, ठीक है। आगे सपोज दैट अगर हम बात करें NaCl की, ठीक है, तो मान लो इसमें हमने NaCl को घोलना है। क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे आप NaCl ले सकते हो, और आप KCl ले सकते हो, और आपका BaCl2 हो गया, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे वैद्युत अपघटक पदार्थ हैं। इसको जब हम किसी विलायक जैसे पानी में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। जब आयनों में टूटेंगे तो कणों की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो Cp भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये फार्मूला बताता है जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। Cp बढ़ेगा तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और संघ गुणधर्म बढ़ेगा, मोलर मास क्या होगा, घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटी होते हैं, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। C बढ़ेगा तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोलर मास कब बढ़ेगा, जब Cp उसका कम होगा, ठीक है। ये बात याद रखना आप, ठीक है। अब चलो इनमें से किसी एक को हम तोड़ के देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहले KCl ले लो, KCl, ठीक है।
जब हम इसको जल में डालते हैं, किसमें, जब आप इसको जल में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा भाई, ये हमें देता है K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। जब भी हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी में बहुत सारे Cl माइनस और K प्लस, ठीक है, Cl माइनस और K प्लस घूमते रहते हैं आपके, ठीक है। ऐसे जितने Cl माइनस होंगे उतने K प्लस आयन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है Cl माइनस आयनों की संख्या ज्यादा और K प्लस आयनों की संख्या कम, बराबर होंगे, ठीक है। एक Cl माइनस होगा तो एक ही K प्लस होगा, ठीक है। दो Cl माइनस होंगे तो दो ही क्या होंगे, K प्लस आयन होंगे। अब देखो बात करते हैं इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें मजेदार बात यह है कि हमने जो KCl लिया है, क्या लिया है, जो KCl लिया है इसका मोल कितना है, ये भाई हमने लिया है 1 मोल, कितना लिया है 1 मोल, ठीक है। लेकिन इसके टूटने पर या इसके वियोजन होने पर हमें 1 मोल क्या मिल रहा है, 1 मोल तो हमें K मिल रहा है अभी, और 1 मोल क्या मिल रहा है हमें, 1 मोल मिल रहा है हमें Cl माइनस, अर्थात कुल मोल यहां पर कितने हो जाएंगे, तो कुल मोल कितने हो गए 2 मोल। 1 मोल से कितने मोल बन गए 2 मोल, ठीक है। 1 मोल से 2 मोल, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक टुकड़ा लिया, क्या लिया, एक टुकड़ा डाल दिया, कितने टुकड़े बन गए 2 टुकड़े बन गए, ठीक है। या डाल दिया कितने टुकड़े बन गए 1 से 3 बन गए। तो ये कणों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। कणों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी तरह से एक हमने मोल लिया, कितने मोल मिल गए हमें 2 मोल मिल गए, तो अर्थात विलयन में कणों की संख्या क्या हो गई थी, विलयन में कणों की जो संख्या थी वो बढ़ गई है, क्या हो गया, बढ़ गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो मोलक द्रव्यमान होगा, ठीक है, इसका KCl का सामान्य मोलक द्रव्यमान, क्या लिखेंगे यहाँ, सामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर और द्रव्यमान ये कितना होता है हमारा, क्या लिख देते हैं, मोलर द्रव्यमान K का कितना होता है आपका 39 और Cl माइनस का, Cl का 35.5, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये 74.5 आता है। कितना आता है, ये अभी हमने देखा था 74.5, कितना आ गया हमारे पास 74.5 आ गया, ठीक है। किसके 1 मोल का, कितने मोल का 1 मोल का। अब देखो इधर पे अगर हम बात कर लें, यहाँ पर कितने मोल है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 2 मोल, ठीक है। इसका क्या होगा, जो असामान्य मोलर द्रव्यमान होगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान होगा, वो कैसा हो जाएगा। अब देखो बात ये आती है कि अभी हमने ये जाना था, ये पहले की कहानी है, ठीक है, ये संगुणन वाली है, इसको हम मिटा देते हैं और इसी में हम लोग समझेंगे, ठीक है। संगुणन की कहानी हो गई, 2 मिलकर क्या बना रहे थे, 1 बना रहे थे, ठीक है। देखो कितना मोल था हमारे पास, 1, वियोजन के बाद कितने मोल हो गए हमारे पास 2, ठीक है। 1 मोल से कितना बन गया भाई, देखो 1 मोल से कितना मोल बन गए हमारे पास, बन गए 2 मोल, ठीक है। मतलब मोल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारा Cp होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलेय के कणों की, ठीक है, विलेय के कण, ठीक। और विलेय के कण क्या हो गए, बढ़ गए। पहले जब 1 मोल था, 1 मोल तो इसमें कण कितने थे 6.022 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। और जब 2 मोल है हमारे तो इसमें कितने हो जाएंगे 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23, और ये किसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा जब 1 मोल होगा तो 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो 1 मोल में कणों की संख्या इतनी होती है और 2 मोल में क्या हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के का हमारा ये होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब देखो उसमें क्या हो रहा है, मोल बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, मोल बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब मोल बढ़ रहे हैं तो उसमें विलेय के कणों की संख्या बढ़ रही है, तो विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो Cp होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जब Cp बढ़ जाएगा तो Gp कब बढ़ जाएगा, जब कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और हमें दिखाई दे रहा है कण पहले 1 मोल था, कितने मोल हो गए, तो 1 मोल में इतने कर, 2 मोल में उसके 2 गुने कर, यानी कि कण बढ़ रहा है। जब कण बढ़ जाएंगे तो उसका Cp भी बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, उसका Cp भी बढ़ जाएगा। देखो अब बात ये आती है, जब Cp बढ़ जाएगा तो मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या होता है 1/Cp, समझ आया। मोलर द्रव्यमान क्या होता है 1/Cp। जब हमारा Cp बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा, Cp जब बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा,
देखो सीपी हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, जितना हमारा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, जितना हमारा सीपी बढ़ा है, सीपी कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो ये भी, ये कितना घट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका 1/2, कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, यह देखो 2 गुना बढ़ रहा है, तो ये जो मोलर द्रव्यमान होगा, ठीक है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना बढ़ रहा है हमारा, 2 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो यहाँ पर हमने कितना लिखा है, 74.5। 74.5 कौन सा हमारा सामान्य मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, केसीएल का इतना ही होता है एक्चुअल में। जब हम इसको अड़संख्य गुणधर्म की सहायता से निकालते हैं, यानी कि डेल्टा टीवी द्वारा जब हम इसको निकालते हैं, केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। जब हम यहाँ से इसको निकालते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आता है वो क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हमारा इसका 1/2 हो जाएगा। किसका, इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो मोल्स हैं वो सीधे 2 गुने हो रहे हैं, तो इसका कितने का, इसका ये जो हमारा है 74.5 का 1/2 कितना हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। और इसका 1/2 कितना हो जाएगा, जरा भाग कर लो, कितना हो जाएगा, 74.5 का 1/2, अर्थात ये 74.5/2। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 7 14 और 25 दूनी 50, ये आ जाएगा हमारा कितना, 37.25। कितना आ जाएगा, 37.25। और यही क्या हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान है। क्या है, ये हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, किसके लिए, केसीएल के लिए। ठीक है, केसीएल हमने 1 मोल लिया था, 1 मोल लिया था। जब विलेन में जब किसी हमने वाटर में डाला, ब्लैक में डाला, तो के प्लस और सीएल माइनस के हमें 2 मोल मिल जाएंगे। जब मोलों की संख्या बढ़ेगी, मोलों की संख्या बढ़ेगी मतलब उसमें कणों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी बढ़ जाएगा। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो बढ़ जाएगा तो हमें ये फार्मूला बताता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर बढ़ता है तो उस विलेन में उस विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। और वो कितना कम होता है, वो उतना कम होता है जितने गुना आपका मोलर, जितने गुना आपका जो कण है वो बढ़ेंगे। कण कितने बढ़ रहे हैं, 2 गुने बढ़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा आधा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अच्छी सी कहानी। ठीक, ये समझ में आ गई। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल बहुत है, और आप दूसरा लिखना चाहो तो आप NaCl को भी इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, Na और Cl, इसको जब हम जल में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, Na+ और Cl-। इसमें भी कितने मोल मिलेंगे, इसमें भी हमें 2 मोल मिलेंगे। यहाँ कितना मोल है, 1 मोल। यहाँ 1 मोल तो इसका हो गया भाई, और 1 मोल इसका हो गया। कुल मोल कितने हो गए, 2 मोल। यानी कि ये कितना हो गया भाई, विलेन में अब कणों की संख्या कितनी होगी, 2 गुनी होगी। जब कणों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी तो उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 गुना हो जाएगा तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आधा। यहाँ पर हम इसके सामान्य मोलर द्रव्यमान की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है 23 और 35.5, 58.5। कितना होता है, 58.5। ठीक है, सामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक, यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कितने मोल है हमारे पास, 2 मोल है। ठीक है, कितने मोल है, 2 मोल है। ठीक है, तो 2 मोल के लिए जब इसके अणुओं की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब 2 गुना हो जाएगा तो उसका जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा मोलर मास होता है, क्या होता है, मोलर मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सीपी की। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यही बात क्या करना है, आपको अच्छे से समझ में रखनी है। ठीक है, 2 ही बातें याद रखनी है, एक तो सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलेय के कणों की संख्या। ठीक है, दूसरा क्या है, मोलर द्रव्यमान क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि सीपी के। ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा। ठीक है,
कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2। जब 2 बढ़ेगा तो ये कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा, ठीक है, किसका, इसका आधा रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका आधा रह जाएगा, ठीक है, 58.5 का आधा, ठीक है। 2 गुना बढ़ रहा है तो जितना बढ़ेगा उतना ही कम हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18.25। ये जो असामान्य होगा वो कितना आ जाएगा, 29.25 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा हमारा 37.25, इसका 29.25 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा, अब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब विलेय के कणों की संख्या बढ़ती है, क्या होता है, जब विलेय के कणों की संख्या बढ़ती है तो होता क्या है, तो क्या होगा, जब विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सीपी, ठीक है, बढ़ जाते हैं, क्या हो जाता है, अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यानी कि ये जो हमारा सीपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, विलेय के कण, ठीक, ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अब देखो जब अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ जाते हैं तो अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ने पर या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ने पर उसका जो मोलक द्रव्यमान होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। क्या लिखेंगे, सीपी बढ़ने पर मोलर द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, ठीक है, क्या हो जाता है, घटता है। अब लिखेंगे यदि सीपी दो गुना हो जाता है तो मोलर द्रव्यमान, सीपी अगर 2 गुना हो जाएगा तो मोलर द्रव्यमान कैसा हो जाएगा, तो मोलर द्रव्यमान आधा हो जाता है, कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान आधा हो जाएगा, ठीक है। और सीपी अगर आपका आधा हो जाएगा तो मोलर द्रव्यमान कैसा हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है। क्या लिखेंगे, यदि सीपी आधा हो जाता है तो मोलर मास 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था कि असामान्य मोलक द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। तो असामान्य मोलक द्रव्यमान क्या होता है, जब हम किसी भी विलेय पदार्थ का मोलक द्रव्यमान अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से निकालते हैं। क्या करते हैं, जब भी हम किसी विलेय पदार्थ का मोलक द्रव्यमान अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से निकालते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, तो जो हमें मोलक द्रव्यमान प्राप्त होता है वह मोलक द्रव्यमान क्या होता है, प्रायोगिक या सैद्धांतिक रूप से प्राप्त मोलक द्रव्यमान से कैसा होता है, भिन्न होता है, ठीक है, अर्थात कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं असामान्य मोलक द्रव्यमान। ये इसमें जो कमी आती है, इसमें जो वृद्धि आती है मोलक द्रव्यमान में, वो किस कारण से आती है, उसके 2 कारण है। एक तो हमने पढ़ा था कि विलेय के अणुओं का संगुणन, क्या पढ़ा था, विलेय के अणुओं का संगुणन मतलब 2 मिलकर आपस में एक बना लेते हैं उसे हम कहते हैं डाइमर, 3 मिलकर एक बना लेंगे उसे हम कहेंगे ट्राइमर, ठीक है, और 4 मिलकर एक बना लेंगे उसे हम क्या कहते हैं, टेट्रामर कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हमने लिखा था कि जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक, और याद रखना है जब डाइमर बनाएंगे तो उसमें ऐसा हम विलायक लेंगे
जो कैसा होगा, हमारा नॉन पोलर होगा। ठीक है, जैसे मान लो बेंजीन हमारा क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब किसी विलय पदार्थ को किसी अद्रव्यीय विलायक में घोला जाता है तो उसमें क्या होता है, जो विलय पदार्थ होता है उनके अणु आपस में संगुणन कर लेते हैं। जब वो संगुणन कर लेते हैं तो उनकी विलयन में संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। अब यहीं से बात आती है मजे वाली, जब संख्या घट जाएगी, विलय पदार्थ के कणों की संख्या घट जाएगी, तो ये कह रहा है जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आई, जब विलय के कणों की संख्या कम हो जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी अपने आप कम हो जाएगी। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके मोलर मास। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कोलिगेटिव संख्या अगर घटेगी तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, कोलिगेटिव संख्या घटेगी तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा भैया। ठीक है, तो पहले में हमने यही जाना था, उसके कणों की संख्या कम हो जाती है जिससे विलयन के जो अणुसंघ गुणधर्म है वो घट जाते हैं। जब विलयन के अणुसंघ गुणधर्म घट जाते हैं तो उसका जो मोलर मास है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब याद रखना है, अगर कणों की संख्या सीधे आधी हो रही है, 2 मोल से 1 मोल हो रही है, तो मोलर मास डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, विलय के कणों की संख्या 2 मोल से 1 मोल हो रही है तो मोलर मास उसका कितना हो जाएगा, सीधे 2 गुना हो जाएगा। इसमें हमने एग्जांपल लिया था CH3COOH, उसको हमने बेंजीन में डाला था। जब आप CH3COOH को बेंजीन में डालते हैं तो CH3COOH क्या करता है, आपस में संगुणन कर जाता है। वो संगुणन होता है, उस संगुणन का कारण क्या होता है आपने जाना होगा। उस संगुणन का कारण हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और 2 मिलकर 1 बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमर कहते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या था, जब संगुणन हो रहा होगा तो वहां पर औजार क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, मोलों की संख्या दोगुनी, ठीक है, मोलों की संख्या दोगुनी तो अर्थसंघ गुणधर्म में कितना होगा, हमारा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और मोलों की संख्या उसमें आधी हो रही होगी। ठीक है, तो अर्थसंघ गुणधर्म भी हमारा कैसा हो जाएगा, आधा। अर्थसंघ गुणधर्म आधा तो मोल द्रव्यमान कैसा, 2 गुना हो जाएगा। उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था CH3COOH ले लो आप, बेंजोइक एसिड ले लो आप। उसमें याद रखना है किसमें घोलना है, ये बेंजीन में घोलना है, जो कि हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा हमने रीजन पढ़ा था, असामान्य मोलर द्रव्यमान का दूसरा कारण क्या होता है, विलय के अणुओं का वियोजन। ठीक है, या उनका विघटन होना। ठीक है, टूट जाना। तो ऐसा कोई हम वैद्युत अपघटन लेते हैं, जब किसी हम वैद्युत अपघटन को पानी में डालते हैं तो वह क्या होता है, 2 अणुओं में टूट जाता है। क्या होता है, 2 अणुओं में क्या होता है, वह टूट जाता है। जब एक मॉलिक्यूल हमने डाला पानी में, उसने कितने प्राप्त किए, 2 प्राप्त किए, अर्थात वहां पर कणों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब किसी विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है तो हम जानते हैं कणों की संख्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितनी कणों की संख्या बढ़ेगी, 1 मोल से अगर 2 मोल आपको कण मिल गए, 1 मोल से 2 मोल अगर आपको कण मिल गए तो याद रखना उसका जो मोलक द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, सीधा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और वही कहानी हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं थी आज के असामान्य मोलक द्रव्यमान की या अब नॉर्मल मोलर मास की। ठीक है, या इसको अपसामान्य मोलक द्रव्यमान भी कह देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो आपका रह गया वान टैप फैक्टर। क्या रह गया, वान टैप फैक्टर, वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, उसको हम अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मजेदार लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन साथियों तक पहुंचा दीजिए जहां वो इंटर की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है या कोचिंग जाने के लिए कोई साधन नहीं है या कोचिंग उनका दूर पड़ता है। ठीक है,